फ्रेंड्स, मैं पूजा तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग आवर्त सारिणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर एग्जाम्स में अगर केमिस्ट्री में जिस भी एग्जाम में केमिस्ट्री का स्कोप है तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल को जानने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए तो सबसे इस समय 118 एलिमेंट्स हैं। क्या है? 118 तत्व प्रेजेंट है। सबकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, किसी किसी की प्रॉपर्टी किसी के साथ मैच कर जाती है। तो हुआ ये कि सबकी प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली अलग अलग करके पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ लगने लगा था। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये पूरी तरह से कोशिश की कि किस तरह से ऐसे तत्व जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक साथ लाया जाए, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, सारे तत्वों को, पढ़ाई को, उनकी प्रॉपर्टीज को, चाहे वो भौतिक क्रियाएं हो चाहे वो रासायनिक क्रियाएं हो, उसको हम आसानी से जान सकेंगे। इसलिए पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था। पीरियोडिक टेबल केवल एक चीज करता है, वो चीजों को बहुत कॉम्पैक्ट कर देता है। हम आसानी से जान जाएंगे पीरियोडिक टेबल में कि ये एलिमेंट है तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट है इसकी ये प्रॉपर्टी, अरे ये इस ग्रुप से है तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा। पीरियोडिक टेबल बनाने का केवल एक ही मोटो था। फिर उसके बाद सबसे पहले ये जानिए, देखिए एटम की खोज की गई। क्या हुआ? एटम की खोज किसने की थी? डाल्टन ने खोज किया था एटम की। इन्होंने बोला, एटम को क्या बताया इन्होंने? बोला एटम एक ऐसा परमाणु है जिसको हम और ज्यादा किसी भी फॉर्म में डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। मतलब विच कैन नाइदर बी डिवाइडेड इनटू एनी पीस इज कॉल्ड एटम। ठीक है, ये इतना बोल के चले गए। 1803 से इन्होंने बनाना शुरू किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी। 1809 के लगभग तक इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी बना दी थी। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इनको बहुत गलत प्रूफ किए, बताएं एटम के और भी सब पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, जिनमें निगेटिव आवेश होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव आवेश होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, और जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता है या फिर शून्य आवेश होता है उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे इसमें कितने चार्ज, इसका कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? आवेश की एसआई पद्धति में यूनिट क्या होती है? तो कूलम होती है। सेम चीज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ रखता है, तो प्रोटॉन का क्या होता है आवेश? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम चीज होती है, केवल किसके साथ होती है? पॉजिटिव चार्ज के साथ होती है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? न्यूट्रॉन का भी हमने देखा, न्यूट्रॉन का क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। एक चीज और याद करेंगे, इन तीनों में अगर मास निकाला जाए, मास में यानी द्रव्यमान निकाला जाए, मास निकाला जाए, रिलेटिव मास निकाला जाए, तो उसकी पावर क्या होती है? अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा किसका मास होता है? न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। इस तरह से जॉन डाल्टन क्या हो गए? गलत हो जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, एटम आता है, बहुत सारे तत्व ढूंढे जाते हैं, इस तरह से डिस्कवरी होती है। फिर एक लेवोजियर नामक साइंटिस्ट आते हैं जो कि एटम को, परमाणु को धातु और अधातु में क्या बताते हैं? परमाणु क्या होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिविजिबल होते हैं। कौन से साइंटिस्ट आते हैं? लेवोजियर आते हैं।
ठीक है। लेवोजियर साइंटिस्ट आते हैं जो कि बताते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु में होते हैं। इतने बताने के बाद काफी सारे एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके थे, बहुत सारे तत्व को ढूंढ लिया गया था। फिर उसके बाद अब साइंटिस्ट के लिए ये एक अच्छा टॉपिक बन गया था कि कैसे तत्वों को पढ़ा जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाए कि अगर एक ग्रुप हम लोग ले ले तो हम जान जाए आसानी से कि इन तत्वों में ये प्रॉपर्टीज होगी। तो इसके लिए सबसे पहले किसने काम किया था? सबसे पहले एक डोबे राइनर नामक साइंटिस्ट थे। क्या थे? डोबे राइनर। बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, लेकिन हम लोग जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनकी हमें स्टडी करना जरूरी है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो डोबे राइनर साइंटिस्ट 1829 में डोबे राइनर ट्रायड क्या लाते हैं? डोबे राइनर ट्रायड। ट्रायड क्या होता है? ट्रायड यानी तीन का समूह, तीन के ग्रुप को हम लोग ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन के ग्रुप को हम लोग ट्रायड बोलते हैं। तो इन्होंने क्या लाया? डोबे राइनर ट्रायड लाया। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बोला कि ऐसे तीन एलिमेंट को साथ रख दें हम लोग किसके? बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पे। तो जो क्या होगा, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, अगर उनको हम लोग साथ रख दें तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा, बीच वाला जो तत्व होगा, उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान जो होगा बीच वाले का, वो क्या हो जाएगा? पहले और तीसरे का औसत होगा। क्या होगा? पहले और तीसरे का औसत होगा। पहले और तीसरे के द्रव्यमान का औसत जो होगा वो बीच वाले के द्रव्यमान का होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने बहुत सारे नहीं, कुछ ट्रायड इन्होंने प्रूव भी किए थे। जैसे इन्होंने एलिमेंट लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या लिया था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो डोबे राइनर ने क्या कहा? पहले और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान का औसत, ठीक है, पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा वो क्या होगा? बीच वाले के बराबर होगा। तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। डोबे राइनर खुश। फिर उसके बाद इन्होंने और भी ट्रायड दिए। जैसे इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एक ट्रायड बनाया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ट्रायड बनाया था। इतना इन्होंने बनाया, एक ट्रायड और बनाया था। उसके बाद कोई भी एलिमेंट इनके ट्रायड में फिट नहीं होते थे, इनके लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इस तरह से कुछ में तो तुक्का काम कर रहा है, लेकिन सब में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनको फेलियर घोषित किया गया। लेकिन ये एक बेस बने साइंटिस्टों के लिए कि ये भी एक क्या है? स्टडी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनको देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट अब इस टॉपिक पे काम चालू कर दिए थे। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम रहता है न्यूलैंड। क्या होता है? न्यूलैंड नामक एक साइंटिस्ट आते हैं। ठीक, न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड भी अपना लॉ देते हैं। जैसे डोबे राइनर ने अपने लॉ का नाम रख दिया डोबे राइनर ट्रायड, 1829 में आए थे। न्यूलैंड कब आए थे? 1866 में आए थे। इन्होंने अपना जो दिया उसका नाम रख दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का अष्टांग रूल या फिर अष्टक रूल, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जो हर 8वां म्यूजिकल नोट जो होता है वो पहले की प्रॉपर्टी से मिलता है, उसी प्रकार एटम्स भी जो होंगे अगर उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में रख दे, ध्यान दीजिएगा, एटम्स जो होंगे उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रख दिया जाए तो जो हर 8वां एलिमेंट होगा, हर 8वां तत्व होगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले के साथ मैच करेगी। ठीक है, तो कैसे बनाया? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां,
फिर जो ये 8वां आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले के साथ मैच करेगी। जब इन्होंने बनाया था, जब इन्होंने अपना लॉ दिया था, उस समय एलिमेंट थे 56। कितने थे? 56 एलिमेंट्स थे। इन्होंने सबको रख दिया। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए थे? 7 ग्रुप बनाए थे। क्यों? क्योंकि 8वें को तो यही रखना है, क्योंकि वो पहले के साथ क्या और अपनी प्रॉपर्टीज को मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने प्रूव भी किया। जैसे इन्होंने रखना शुरू किया, लिथियम रख दिया, बेरिलियम रख दिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम। ठीक, तो लिथियम इन्होंने बताया क्या? लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच करेगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला? सोडियम के बाद देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर उसके बाद क्या आएगा? पोटेशियम, कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया 56 एलिमेंट तक था अपने पूरे टेबल में। अगर देखिए 56 एलिमेंट है, 7 ग्रुप में बनाया है इन्होंने, तो 7 ग्रुप्स बनाए हैं, तो कितने पीरियड? देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। ठीक, ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है? तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, इस प्रकार की जो रेखा होती है, सीधी रेखा जाती है, उसको ग्रुप बोलते हैं। और जो नीचे की ओर रेखा जाती है या फिर वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो इन्होंने 7 ग्रुप तो इनके डिसाइड थे, क्योंकि इन्होंने लॉ ही ऐसा दिया था कि हर 8वें एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मैच करा देना है। तो कितने पीरियड रहे होंगे? 8 पीरियड रहे होंगे। ठीक है, तभी तो हो जाएगा 7 8 जा 56। तो देखिए, अब इन्होंने बता तो दिया पूरे 56 एलिमेंट तक, इनका सब लोगों ने माना भी उस समय कि चलिए हाँ यहाँ तक तो मैच कर दिया। लिथियम की प्रॉपर्टी सही बात है, पोटेशियम के साथ मैच कर गई, सोडियम के साथ। दोनों ये सब क्या है? बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। सब क्या? आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। सिमिलरली यहाँ भी मैच किया, यहाँ भी मैच किया, यहाँ भी। तो इस तरह ये मतलब बोले कि हाँ मैंने, ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को मान करके किया था। अब हुआ क्या? इनका ड्रॉबैक क्या हुआ था कि जैसे ही कैल्शियम आता है, ठीक है, क्या होता है? जैसे ही कैल्शियम आता है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट थे, ये क्या हुआ? क्या इनका लॉ केवल कैल्शियम तक फॉलो किया। कैल्शियम के बाद इनका लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। 56 एलिमेंट को बताएं, लेकिन कैल्शियम के बाद ही इनका लॉ क्या हुआ? देखिए, पहला इनका फेलियर का रीजन क्या था? अप टू कैल्शियम। कैल्शियम जिसका क्या होता है? परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। इसके बाद क्या होता है? इनका फेल कर जाता है। तो फिर ये इनका बहुत इससे बेइज्जती हुई, अरे यहाँ पे फेल कर गया, आपने तो 56 एलिमेंट रखे हैं, 56 के बाद आपका काम ही नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पे पूरे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तक ये बहुत विवाद का चर्चा बना रहा। क्या? कोबाल्ट और निकल। क्या बना रहा? कोबाल्ट और निकल। इनके टेबल में बहुत सारी गलतियां थी, जैसे आयरन, जैसे कोबाल्ट और निकल जिसकी प्रॉपर्टी आयरन से बहुत मैच करती है, तो इन्होंने इतना ज्यादा दूर कर दिया इन दोनों को अपने टेबल में सेट करने के लिए। तो फिर ये सबने कहा आयरन की प्रॉपर्टी तो इनसे बहुत मैच करती है, ये दोनों इतने दूर तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी इनके टेबल क्या हो जाती है? फेल कर जाती है। फिर उसके बाद जो मेजर ड्रॉबैक का कारण बना वो क्या बना? इनकी सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई? इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने आने वाले एलिमेंट्स के लिए अपने टेबल में कोई जगह नहीं बनाई थी। आने वाले तत्वों के लिए इनके टेबल में जो इनकी एक टेबल थी उसमें कोई जगह नहीं थी। इन्होंने कहा मैं 56 एलिमेंट की टेबल बना करके जा रहा हूँ, आने वाले समय में कोई और नए तत्व ना तो ढूंढे जाएंगे और ना इस टेबल में रखने की जरूरत है। ये इसकी वजह से इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक का कारण यही बना, जिसके कारण इनकी बहुत उल्लंघना हुई कि और क्यों। देखिए जैसे 1866 में ये
आते हैं। 1869 में ही मेंडलीफ अपना टेबल जब दिखाते हैं तभी तक 63 एलिमेंट आ जाते हैं। आज आने वाले समय में कितने हैं? 118 एलिमेंट हैं। तो आप अंदाजा लगाइए इनका टेबल का जो सबसे बड़ा था ड्रॉबैक यही था, इन्होंने क्या बोला कि आने वाले तत्वों को आने वाले समय में कोई तत्व नहीं आएंगे, उसके लिए इन्होंने टेबल में कोई जगह भी नहीं रखी। तो इस वजह से इनके ये कुछ ड्रॉबैक थे जिसके कारण इनका भी लॉ फेल कर गया। चलो, दो लोग नाराज हो गए। अब इसके बाद तीसरा साइंटिस्ट भी हाथ मारता है, कहता है इस समय सबसे बढ़िया टॉपिक रिसर्च का बना हुआ है, मैं भी काम करूंगा इसमें। और वो काम भी बहुत मन लगा करके करते हैं, इतना अच्छा वो काम करते हैं कि उनको पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी का पिता किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? मेंडलीफ को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि आज के समय में हम मेंडलीफ की टेबल फॉलो नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ को कहा गया, क्योंकि इनका काम बहुत सराहनीय था, बहुत लेवल तक इन्होंने अच्छा काम किया। अगर कुछ ड्रॉबैक नहीं मिले होते तो शायद आज हम इनकी टेबल को भी फॉलो कर रहे होते। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इन्होंने बोला क्या, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रॉबैक कहाँ रह गया। ठीक है, तो देखिए मेंडलीफ साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने बोला, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, कहें कि पहले आप क्या करिए, चीजों को थोड़ा सीक्वेंस में लाइए। ठीक है, इन्होंने बोला पहले आप चीजों को थोड़ा सीक्वेंस में लाइए, ऐसे नहीं होता है। तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल 1869 में ये पीरियोडिक टेबल बना देते हैं। पब्लिश इनकी पीरियोडिक टेबल 1872 में जाकर के होती है, तो 1869 में ही ये टेबल को बना देते हैं। इन्होंने बोला कि पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। और टेबल उन्होंने किस प्रकार बनाई थी, इन्होंने 7 पीरियड रखे थे और 9 ग्रुप्स रखे थे। कितना रखे थे? 7 पीरियड बनाया इन्होंने और 9 ग्रुप्स बनाए थे इन्होंने अपनी टेबल में। क्या बोला? और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने भी न्यूलैंड की तरह ही एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को ही फंक्शन माना था। किसका फंक्शन माना था? एटम की प्रॉपर्टीज का, चाहे वो भौतिक प्रॉपर्टीज हो चाहे वो रासायनिक प्रॉपर्टीज हो, जिसके कारण ही यही एक कारण बनता है कि इनका क्या होता है, इनकी भी टेबल फेल कर जाती है। यहाँ आप लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इनको ही कहते हैं, आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। फिर देखिए पहले इधर एटॉमिक मास को इन्होंने बनाया क्या, बोला कि जो एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास की फंक्शन होती हैं। इन्होंने भी एटॉमिक नंबर नहीं लिया, जिसके कारण को क्या हुआ, इनका भी लॉ फेल कर जाता है, वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं इन्होंने काम क्या किया। इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। तो किया क्या इन्होंने, बोला अगर एटॉमिक मास या फिर परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखना शुरू कर दिया था। और किस प्रकार रखा, 7 पीरियड बनाए और 9 ग्रुप्स बनाए। ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उसको उन्होंने सेम ग्रुप में रखा। और जितने की भी, जैसे सारे एल्कली मेटल्स क्या थे, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या होते, और भी आगे हैं, जैसे रुबिडियम, सीजियम, इतने होते, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम थी, तो इसको इन्होंने सेम टेबल पे रख दिया। तो इतना था नहीं, इनके समय में केवल 63 एलिमेंट ही आए थे। कितने थे? केवल ये भी पूछा जाता है कि न्यूलैंड के समय में कुल कितने आए थे। न्यूलैंड ने 56
एलिमेंट का दिया था और मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल तैयार की थी। न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट की टेबल तैयार की थी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या किया था, न्यूलैंड की जो टेबल थी कैल्शियम पे आके उनका टेबल तो फेल कर गया था, लेकिन उन्होंने टेबल थोरियम तक बनाया था। कहाँ तक बनाया था, थोरियम तक इन्होंने अपना टेबल बनाया था। एकदम याद रखिएगा इस चीज को कि न्यूलैंड की टेबल कहाँ तक बनी थी, थोरियम तक बनी थी। और मेंडलीफ के समय में 63 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। इन्होंने 63 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम परमाणु द्रव्यमान को फंक्शन मानते हुए बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, ऐसे एलिमेंट को सेम ग्रुप में डाल दीजिए जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जिनकी क्या है, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं सेम है, उनको सेम ग्रुप में डाल दीजिए, जिनकी अलग है उनको अलग ग्रुप में डाल दीजिए। तो इस तरह से इनका टेबल बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से बता देता है। सारी चीजें ऑलमोस्ट इन्होंने सॉल्व कर देती है। जैसे न्यूलैंड का जो कैल्शियम तक फॉलो किया था, इनके में ये दिक्कत नहीं आई थी, इन्होंने पूरे के पूरे एलिमेंट को रख दिया था, कोई भी इनके में दिक्कत नहीं थी। 63 एलिमेंट को आराम से इन्होंने रखा, पूरा अच्छे से बताया, एटॉमिक मास का फंक्शन रखा था। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब देखिए ड्रॉबैक इनके में कहाँ होता है, 7 पीरियड बनाए, 9 ग्रुप बनाए, ठीक है, तो ड्रॉबैक कहाँ पे हो जाता है, ड्रॉबैक कुछ चीजें जो थी जो कि ये बताने में फेल कर गए। जैसे पहला ड्रॉबैक कहाँ हुआ, मेंडलीफ का, ये आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, अब आइसोटोप की बात हुई है तो कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, कोई एक एटम होता है, क्या होता है, कोई एक एटम होता है। मान लीजिए हमने एटम को Z से दिखा दिया, प्रदर्शित किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कोई एक एटम है, एटम किससे मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, शुरू में देखा हमने। उसके बाद क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे, जैसे देखिए अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब तक वो एटम न्यूट्रल है। ध्यान दीजिएगा बात को, एटम न्यूट्रल है तो ही मैंने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज बराबर होता है। अगर आवेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ या फिर घट भी सकती है। जैसे O- हम लोग ले लेते हैं, तो जैसे O- तो नहीं सही, जैसे फ्लोरीन माइनस लेते हैं क्योंकि इसमें ये चार्ज होता भी है। तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं यूजुअली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें निगेटिव का आवेश है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएंगे। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की, फ्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, प्रोटॉन अभी भी 9 ही है, प्रोटॉन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम यानी ऐसा एटम जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, तो कोई भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और वो किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा अलग अलग तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ए रिप्रेजेंट किया है, किसके लिए, एटॉमिक नंबर के लिए हमने यहाँ पे ए को बताया है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिल करके, दोनों का जब नंबर सेम होता है किसी न्यूट्रल एटम में, तो वो किसको बताते हैं, एटॉमिक नंबर को बताते हैं। दूसरी चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि दोनों किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं दोनों। ये क्या बताते हैं, ये किसको बताते हैं, ये एटॉमिक दोनों को जब जोड़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसको बताती है, एटॉमिक मास को बताती है। किसको बताती है, एटॉमिक मास को बताती है। ठीक है, अब एटॉमिक मास को किससे यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोटॉन की संख्या किसी एटम में कभी नहीं बदलती, न्यूट्रॉन की संख्या किसी एटम में कभी नहीं बदलती।
ठीक है। तो जैसे हमने कोई भी एटम यहाँ Z माना है तो उसको रिप्रेजेंट A यहाँ पे लिखते हैं, ये कंफर्म रहता है कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं। परमाणु संख्या नीचे, परमाणु द्रव्यमान ऊपर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, Z से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब ये देख तो लिया हमने, एक क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है, क्या है, सोडियम है। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 23 होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, 23 होती है। सॉरी, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 23 होता है। तो ये क्या, हमने परमाणु संख्या को नीचे लिखा, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिख दिया। अब अगर पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एटम क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी आवेश है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या दोनों ही क्या होगी, 11 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चलेगा, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या 11 है तो 23 में से अगर 11 घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 12। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। सभी एटम का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान फिक्स होता है, वो हमें याद करना पड़ता है या फिर क्वेश्चन में दिया रहता है, इसकी कोई याद करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि इसको हम लोग सीख लें या फिर जान जाए। अगर यही क्या हो जाए, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो 11 था, अभी कितना हो जाएगा, 11 में से एक घट जाएगा। देखिए, जब प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन घटा दिया, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घटा दिया। वही निगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब किस नंबर में बढ़े या घटे हैं वो डिपेंड करता है आवेश कितना है। अगर +2 का आवेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, -2 का आवेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे Na+ है, Na+ यानी एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया। तो पहले कितने थे, 11 थे, अब एक घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती, न्यूट्रॉन की संख्या कभी नहीं बदलती, तो ये अभी भी 11 ही रहेगी। और न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो पहले की तरह ही निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी, या फिर परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर दो, घटा दो। क्या कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो 23 में से 11 घटा देंगे। तो ठीक है, ये समझिए कि आवेश आ जाने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस पे केवल फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। तो इस तरह हमने काफी सारी चीजें देख ली। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह फेल कर गए आइसोटोप को बताने में। इससे पहले देखेंगे आइसोटोप होते क्या है। ठीक है, आइसोटोप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक। आइसोटोप यानी समस्थानिक। ठीक, आइसो यानी होता है सेम। क्या होता है, आइसो यानी सेम। अब सेम क्या रहेगा, आइसोटोप उसको बोलते हैं जिसमें परमाणु संख्या तो सेम रहेगी। क्या रहेगी, परमाणु संख्या तो सेम रहेगी किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, अलग रहेगा। क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान अलग हो जाएगा।
परमाणु संख्या सेम, परमाणु द्रव्यमान अलग, यानी एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि हमारे पर्यावरण में या फिर हमारे वातावरण में कोई भी एक एटम केवल एक फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। वैसे क्लोरीन के भी पाए जाते हैं, कार्बन के भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे तत्व होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सब क्या सीखा हमने आइसोटोप से, जिसमें परमाणु संख्या तो सेम रहेगी किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन का जैसे क्लोरीन 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37। दोनों के बहुत अलग अलग यूज है। हम जब आइसोटोप को डीप में स्टडी करेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि इनकी भौतिक क्रिया तो फिर भी एक हो सकती है, रासायनिक क्रिया इनकी बिल्कुल भी एक नहीं होती है। दोनों अलग अलग प्रकार से यूज किए जाते हैं। क्लोरीन 2 फॉर्म में पाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, परमाणु संख्या तो सेम है किंतु परमाणु द्रव्यमान इनका क्या है, अलग अलग है। तो इसे समझिए क्या हो क्या रहा है, परमाणु संख्या सेम है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम रहने वाला है, लेकिन न्यूट्रॉन इन दोनों में अलग अलग होंगे। न्यूट्रॉन 1 में जो होगा, न्यूट्रॉन 2 में जो होगा, वो दोनों क्या है, अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। और क्या एग्जांपल है आइसोटोप का, जैसे कार्बन, जैसे एक तो हाइड्रोजन ही है, H1 पाया जाता है, H2 पाया जाता है और H3 पाया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम से सीधे सीधे पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं। 3 पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम तो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस बॉम्ब बनाने वगैरह में भी यूज होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और D2O जो हैवी वाटर होता है, भारी जल जिसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम, उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और एक एग्जांपल लिया जाए तो कार्बन भी के भी 3 आइसोटोप होते हैं। जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन 14, 15, 16, ठीक है। कार्बन के भी पाए जाते हैं बहुत सारे आइसोटोप्स, ठीक। तो ये हो गया, क्या हो गया, समस्थानिक हमने पढ़ा। जैसे समस्थानिक हमने पढ़ा है, उसी प्रकार क्या होता है, समभारिक भी होता है, जिसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। वो अभी हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे। ये जान लीजिए कि आइसोबार में क्या होता है, उसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं और मास नंबर सबका सेम होता है, यानी कि सबका परमाणु जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, परमाणु द्रव्यमान सबका सेम होता है। जैसे ये सारी चीजें वातावरण में पाई जाती हैं, ये हम और आप बनाते नहीं हैं, ठीक। जैसे कभी कभी पोटेशियम का भी 40 हो जाता है परमाणु द्रव्यमान, और कैल्शियम का तो 40 होता ही है। जैसे आर्गन का भी कभी कभी हो जाता है। तो ये सारे, ये तीनों क्या है, आइसोबार है। आइसोबार मतलब समभारिक, जिसको क्या बोलते हैं, समभारिक। भार यानी द्रव्यमान, तो सबका भार सेम हो, मतलब द्रव्यमान क्या है, सेम है, किंतु क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो उसको क्या बोल देते हैं, आइसोबार बोल देते हैं या फिर समभारिक बोलते हैं। इसी प्रकार एक होता है आइसोटोन। क्या होता है आइसोटोन, टोन यानी क्या पता चल रहा है, एन बोल रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, ठीक। तो बहुत चीजें हमने देख ली। अब इधर आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। क्या था, हमने ये बताना चाह रहे थे कि मेंडलीव क्या किए अपने टेबल में, कि आइसोटोप की पोजीशन ही नहीं बता पा रहे थे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप ही नहीं बता पा रहे थे। क्यों, इनका टेबल एटॉमिक मास को लेके चल रहा था। क्या हो रहा था, एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान को लेके चल रहा था। तो हुआ क्या था,
आइसोटोप की पोजीशन बताने में ये फेल कर गए थे। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप थे, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि तीनों इनके टेबल के हिसाब से तीनों को अलग अलग रखना चाहिए। सबका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो इनको सबको अलग अलग रखो, एक का 14 है, एक का 15 है, एक का 16 है। लेकिन ये कहें अरे ऐसा तो नहीं होगा, तो ये यहीं पे फेल कर गए। आइसोटोप की पोजीशन बताने में ये फेल कर गए थे। क्लोरीन का भी जैसे 2 आइसोटोप था, 35 और 37, तो ये यहाँ पे भी नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पा रहे थे, उसके बाद क्या बताने में ये फेल कर गए थे। एक चीज जो थी कोबाल्ट और निकल, ये पीरियोडिक टेबल का बहुत विवाद का कारण बना रहा, इनकी टेबल को भी फेल करा दिया। हुआ क्या था, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 58.9 होता है, निकल का क्या होता है 58.7 होता है। अब इनको पता है कि हमें क्या करना है, निकल को पहले रखना है, कोबाल्ट को बाद में रखना है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रीजन नहीं बता पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जिसके कारण से भी ये क्या हो गए थे, इनका पीरियड, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास को लिया था। अगर ये परमाणु संख्या को लिए होते तब तो आसानी से बता लेते, लेकिन इन्होंने क्या लिया था, परमाणु द्रव्यमान को लिया था, जिसके कारण इनका पीरियोडिक टेबल फेल कर गया। तीसरा जो कारण था, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पा रहे थे। हाइड्रोजन जो होता है, अरे ये तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण बना रहा, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। इतना छोटा सा एलिमेंट, इतना छोटा सा तत्व आज तक अपनी पोजीशन नहीं बता पाया। रहना कहाँ चाहता है, पहले ग्रुप में रहना चाहता है या 17वें ग्रुप में रहना चाहता है, हैलोजन वाले में रहना चाहता है या एल्कली मेटल में रहना चाहता है। सबके जैसा पोजीशन शो करता है, कभी कभी एल्कली मेटल की तरह अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी कभी हैलोजन की तरह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये हाइड्रोजन की भी पोजीशन को क्या कर रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, जिसके कारण भी इनका क्या हो गया था, फेल कर गया था। इसी प्रकार मेंडलीव के भी क्या थे, बहुत सारे कुछ छोटे छोटे रीजन थे जिसके कारण इनका भी पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। तब फिर उसके बाद, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को बता लिए थे। देखिए मुझे एक चीज याद आ रही है, जो पिछला मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मेरे से एक एरर हो गया था। कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने शायद 8 लिख दिया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कैसे होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक, तो शायद गलती हो गई थी, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है, तो आप ध्यान दे दीजिएगा उसको। ठीक, और क्या होता है, कार्बन का 6, 12, 6, 13, 6, 14। ठीक, इतने क्या होते हैं कार्बन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर पिछला मैंने गलत लिख दिया है तो उसके लिए सॉरी, आप उसको सही कर लीजिएगा। हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, मेंडलीव भी फेल कर जाते हैं, इनके भी बहुत सारे कारण होते हैं, इनके भी टेबल को फेल कर देते हैं लोग। आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाते हैं, कोबाल्ट निकल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। कोबाल्ट निकल केवल एक ही नहीं था, जैसे ये टेलोरियम और आयोडीन को भी अलग अलग रख दिए थे। कुछ कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको बहुत दूर दूर रख दिए थे, उनको एक साथ नहीं रख पा रहे थे। इनको पता है कि ऐसे रखना, लेकिन अगर ये रख देते तो इनकी टेबल फेल कर जा रही थी, तो जिस कारण से ये भी फेल कर गए। फेल किए थे, लेकिन इनको ऐसे ही फादर थोड़ी ना बोला गया था, बहुत सारी चीजों को सॉल्व भी कर दिया था इन्होंने बहुत अच्छे से अपने टेबल में ये चीज बता दी थी। कहे, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 63 एलिमेंट है तो 63 एलिमेंट ही रहेंगे। आने वाले समय में और भी तत्वों की डिस्कवरी की जाएगी, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने टेबल में आने वाले एलिमेंट्स के लिए बकायदा जगह भी छोड़ दी थी। कुछ कुछ एलिमेंट का तो इन्होंने क्या कर दिया था, नाम
अपना रख दिया था। जैसे इन्होंने एका बोरॉन करके बोले आने वाले समय में एक एलिमेंट ढूंढा जाएगा जिसका नाम होगा एका बोरॉन, और बाद में वो सच में ढूंढा गया, बाद में चल करके वो स्कैंडियम बनता है। ठीक है, उसी प्रकार एका सिलिकॉन ढूंढे थे, एका जर्मेनियम ढूंढे थे। तो इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाले समय में क्या होगा, ढूंढा नहीं जाएगा, क्या होगी, और एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जाएगी। मैं 63 एलिमेंट की टेबल बना रहा हूँ, लेकिन और भी एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे। इन सब के साथ साथ एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी ये लोग टेबल बना रहे थे तब तक इनर्ट गैस खोजे ही नहीं गए थे। जो अक्रिय गैसेस हैं उनकी अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुई है। 1894 में इनकी डिस्कवरी होती है और अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ने अक्रिय गैसेस की बात ही नहीं की है। रैमसे और रेलिग ने क्या किया था, इनर्ट गैस खोजा था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसने रैमसे और रेलिग ने बाद में चल करके किसको ढूंढा था, इनर्ट गैस को ढूंढा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बता दिया कि आने वाले समय में और भी एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे। कोबाल्ट निकल की पोजीशन ये भी नहीं बता पाए थे। और इन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट इनके समय में थे, और भी इन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट सॉल्व की थी, लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉबैक्स मिले, जिसका एक ही कारण था कि ये भी एटॉमिक मास को ही लेकर के चल रहे थे। आने वाले साइंटिस्ट जो हैं मोज़ले हैं, जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखना ये है कि ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्या करते हैं ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अभी तक अगर आपने निर्णय सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।